देखिए अब अपन बात कर रहे हैं नंबर एफ पे औसत शक्ति की। औसत शक्ति जब परिपथ में केवल सी जुड़ा हुआ है यानी केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में अपन औसत शक्ति की गणना कर रहे हैं। इसकी व्याख्या अपन कर रहे हैं ग्राफ द्वारा। देखिए किस तरह से ग्राफ अपन को खींचना है, थोड़ा इधर से लें ताकि उधर लिखने की जगह रहे। इस एक्सिस पर टी को लिया है। देखिएगा अगर मैं ये मान के चलता हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता इस प्रकार से चल रही है, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपन इस प्रकार से अगर मूव करा रहे हैं, अगर इस तरह से अपन उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखिए धारा मैंने बताया था जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में धारा π/2 कला कोण क्या चलती है आगे। यानी कि अगर यहां मान ये 0 है तो देखिए पहले तो अपन ये बना दें इसको इस तरह से, ये लीजिए यहां इस तरह से, ये तो हो गया t/4, t/2, 3t/4 और ये t कंप्लीट अपन ये लो इस तरह से। अब देखिएगा जहां पर वोल्टता का मान 0 है वहां धारा का मान अधिकतम होगा, तो यहां मैंने ले लिया है धारा का मान ये लो अधिकतम। जहां वोल्टता अधिकतम है वहां धारा का मान न्यूनतम होगा, ये ले दिया आपने। फिर आप देख रहे हैं जहां पर वोल्टता का मान 0 है वहां धारा का मान अधिकतम होगा, और जहां फिर वोल्टता अधिकतम है फिर वहां धारा न्यूनतम हो गई। फिर इसी प्रकार से इस बिंदु पर भी अगर अपन चर्चा करते हैं तो आप देखिए यहां पर वोल्टता न्यूनतम है तो यहां पर जो धारा होगी वो होगी अधिकतम। इस तरह से अपने पास ये वक्र आएगा। अब इनको आप फ्री हैंड से मिलाएं, ये इस तरह से अपने पास ये ग्राफ इस तरह से अपने पास ये आ रहा है। तो देखिए ये तो शो कर रहा है वोल्टता को और ये शो कर रहा है किसको, धारा को। अब अगर अपन देखें 0 से t/4 तक, 0 से t/4 तक मैंने बता रखा है कि विद्युत परिपथ में शक्ति हमेशा क्या लेनी है, वोल्टता और धारा का गुणनफल लेनी है अपन को। विद्युत शक्ति से तात्पर्य है वोल्टता और धारा का गुणनफल। तो यहां अगर 0 से t/4 तक देखूं तो वोल्टता और धारा दोनों ही कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव है। दोनों ही अगर पॉजिटिव है इसका मतलब शक्ति का मान भी यहां कैसा होगा, पॉजिटिव ही आएगा। शक्ति का मान भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फिर अपन t/4 से t/2 तक देखें तो आप देख रहे हैं वोल्टता तो पॉजिटिव लेकिन धारा नेगेटिव है। इसका मतलब शक्ति अब कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। ये लीजिए शक्ति की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर अगले भाग में देखें तो धारा और वोल्टता दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि शक्ति अब आएगी पॉजिटिव। फिर अगले भाग में देखें अपन तो यहां क्या देख रहे हैं, वोल्टता नेगेटिव है, धारा पॉजिटिव है, तो शक्ति अब फिर से नेगेटिव आएगी आपके पास। इस तरह से अपने पास इस शक्ति की गणना आ रही है। तो देखो ये तो आपके पास ग्राफ है किसके लिए, पी के लिए,
ये तो पी का है, और ये वाला जो ग्राफ है ये है आपके पास वी का, और ये डॉटेड डॉटेड करके जो ग्राफ है ये आपके पास है धारा का। तो अपन ने किसी संधारित्र के लिए ये इस तरह से निरूपण अपन ने कर लिया है। अब देखिए अगर निरूपण इस तरह से कर लिया है तो यहां ये वाली जो स्टेप है ये तो हो गया है T/4, ये हो गया है T/2, ये है 3T/4 और ये है आपके पास T। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 0 से T/4 तक, 0 से T/4 के दौरान अपन क्या देखते हैं कि शक्ति का मान कैसा है, धनात्मक है। T/4 से T/2 तक शक्ति का मान ऋणात्मक है, फिर धनात्मक है, फिर ऋणात्मक है। यानी कि एक पूर्ण चक्र में विद्युत शक्ति का मान 2 बार धनात्मक और 2 बार ऋणात्मक है, और परिमाण दोनों ही बार क्या है, समान है। यानी कि विद्युत परिपथ में जब परिपथ में केवल संधारित्र है यानी शुद्ध धारितीय परिपथ है, तो ऐसी स्थिति में औसत शक्ति का मान क्या है, 0 है। ये चीज अपने पास प्रूफ हो गई, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं। तो देखिए, अतः स्पष्ट है कि एक पूर्ण चक्र में विद्युत शक्ति का मान 2 बार धनात्मक वे 2 बार ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि एक पूर्ण चक्र में विद्युत शक्ति का मान 2 बार धनात्मक वे 2 बार ऋणात्मक प्राप्त होता है, जो कि परिमाण में समान है। अर्थात एक पूर्ण चक्र में शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति व्यय 0 होता है। यानी जितना मान पॉजिटिव है उतना ही मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब अपन इस औसत शक्ति को अपन ने सिद्ध कर लिया किस ग्राफ से, कि अपन ने जो ग्राफ लिया है किस किस के बीच में है ये भी नोट कर ले। यहाँ तो टाइम है और यहाँ है पी, वी एंड आई, इनके लिए ग्राफ है जो कि इनके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के मानों के लिए। अब अपन इसमें ये चीज भी देखेंगे कि इस क्रिया के दौरान जो संधारित्र है उसके आवेशन और निरावेशन की भी अपन क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो नेक्स्ट कंटेंट जो अपन इसके साथ ही जान रहे हैं, जैसे अपन ने उसमें जाना था कि किसी कुंडली के चुंबकन और विचुंबकन की व्याख्या, तो अपन अब इसी में ये भी ज्ञात करेंगे औसत शक्ति के वेग के आधार पर, औसत शक्ति के वेग के आधार पर अपन संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। देखें, औसत शक्ति व्यय के आधार पर
के आधार पर संधारित्र का आवेशन व निरावेशन, संधारित्र का आवेशन व निरावेशन। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहला अपन क्या देख रहे हैं, 0 से T/4 तक, 0 से T/4 तक। अगर आप 0 से T/4 तक देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, धारा वोल्टता धनात्मक है और धारा भी धनात्मक है, तो शक्ति भी कैसी आ रही है आपके पास, धनात्मक है। यानी कि संधारित्र कैसा हो रहा है, आवेशित हो रहा है, अर्थात स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, अर्थात स्रोत से क्या कर रहा है, ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इस तरह से। ये संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से आपने जोड़ा हुआ है। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं, प्लस 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 प्लस, तो यहां कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। यानी 0 से T/4 तक धारा व वोल्टता, वोल्टता दोनों के मान धनात्मक, 0 से T/4 तक धारा व वोल्टता दोनों के मान धनात्मक, जिससे शक्ति भी धनात्मक। अतः स्रोत से शक्ति धनात्मक का मतलब क्या है, स्रोत से ऊर्जा क्या की जा रही है, ग्रहण की जा रही है। अतः स्रोत से ऊर्जा ग्रहण की जा रही है और संधारित्र आवेशित हो रहा है, ऊर्जा ग्रहण की जा रही है और संधारित्र आवेशित हो रहा है। फिर अगले केस में देखें, नंबर सेकंड में क्या है, कहां से कहां तक, T/4 से T/2 तक। T/4 से T/2 तक में क्या देख रहे हैं आप कि धारा तो ऋणात्मक आ रही है, लेकिन वोल्टता कैसी है, धनात्मक है। तो कुल मिला के शक्ति कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये कह सकते हैं, T/4 से T/2 तक अगर ऐसा है तो अब क्या हो रही है, देखो धारा अब संधारित्र कैसा हो रहा है, इसमें निरावेशित, यानी कि T/4 से T/2 तक। इस स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो वोल्टता धनात्मक और धारा कैसी आ रही है, ऋणात्मक। धारा ऋणात्मक व वोल्टता धनात्मक है। धारा ऋणात्मक व वोल्टता कैसी है, धनात्मक है, जिससे शक्ति ऋणात्मक। अब शक्ति ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, अतः स्रोत को ऊर्जा लौटाई जा रही है। अगर शक्ति ऋणात्मक है, इसका मतलब स्रोत को ऊर्जा क्या कर रही है, लौटाई जा रही है, अर्थात संधारित्र निरावेशित हो रहा है। यानी संधारित्र इस स्थिति में क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, यानी आवेश का मान पहले से क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस
बस, यानी कि पहले की तुलना में इसका निरावेश क्या हो रहा है, आवेश घट रहा है यानी निरावेशित हो रहा है। फिर नंबर थर्ड अगर अपन देखें, ये नंबर सेकंड पॉइंट था, नंबर सेकंड T/4 से T/2 तक। आप ऐसे कैसे से नोट कर लीजिएगा कि जब धारा ऋणात्मक और वोल्टता धनात्मक है इस स्थिति में, जिससे शक्ति कैसी आ रही है, ऋणात्मक, अतः स्रोत को ऊर्जा लौटाई जा रही है, अर्थात संधारित्र कैसा हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। अब इसके बाद नंबर थर्ड में आप देखेंगे T/2 से कहां तक, 3T/4 तक। ऐसी स्थिति में वोल्टता और धारा दोनों ही ऋणात्मक है, यानी शक्ति कैसी है, धनात्मक। शक्ति धनात्मक यानी स्रोत से ऊर्जा ली जा रही है और संधारित्र आवेशित हो रहा है। लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है ध्यान में, धारा और वोल्टता की, तो इसका आवेशन भी विपरीत हो जाएगा, यानी अब आवेशन इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर क्रम चेंज हो जाएगा। तो देखिए उसे भी नोट करते हैं नंबर थर्ड में। नंबर थर्ड, T/2 से 3T/4 तक। इसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं, अब विपरीत दिशा में आवेशन होगा, यानी यहां नेगेटिव होगा और इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव होगा चार्ज। तो देखिए इसके अंदर क्या है, धारा व वोल्टता, धारा व वोल्टता दोनों ऋणात्मक, और ये आप जानते ही हैं कि दोनों ऋणात्मक है तो शक्ति का मान कैसा होगा, धनात्मक। धारा व वोल्टता दोनों ऋणात्मक, जिससे शक्ति धनात्मक, अतः स्रोत से, यानी जो प्रेरक धारा का स्रोत है, अतः स्रोत से ऊर्जा ग्रहण की जा रही है, अतः स्रोत से ऊर्जा ग्रहण की जा रही है, अर्थात संधारित्र आवेशित होता है। लेकिन अब की बार जो आवेशन है विपरीत है, क्योंकि पहले करंट ऊपर थी, अब करंट क्या है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, पॉजिटिव थी पहले, अब नेगेटिव हो गई। नंबर थर्ड थी ये था नंबर थर्ड, T/2 से 3T/4 तक। और नंबर फोर्थ और लास्ट 3T/4 से T तक अपन देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वोल्टता तो पॉजिटिव है लेकिन धारा, वोल्टता तो नेगेटिव है लेकिन धारा कैसी है, पॉजिटिव, यानी कुल मिला के शक्ति तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। शक्ति नेगेटिव यानी स्रोत को शक्ति की ऊर्जा जो है वो शक्ति है या ऊर्जा है जो स्रोत को क्या की जा रही है, लौटाई जा रही है। अगर स्रोत को ऊर्जा लौटाई जा रही है, इसका मतलब संधारित्र वापिस अब क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो देखिए नंबर फोर्थ, ये आप नोट कर लें। फिर नंबर फोर्थ अपन ले रहे हैं 3T/4 से T तक, 3T/4 से T तक। इसमें संधारित्र वापिस से कैसा होगा, वे निरावेशित होगा। और अगर संधारित्र अगर निरावेशित हो रहा है तो आप इसे इस प्रकार से शो कर देंगे, या माइनस, ये नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये इधर यहाँ पॉजिटिव, यानी कि अब संधारित्र पहले से फिर वापस क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अब इसमें अपन कैसे लिखेंगे, देखो इसमें आप इस केस में आप क्या देखते हैं कि 3T/4 से T तक, इस वाले केस के अंदर अपन एक चीज देख रहे हैं कि धारा तो कैसी है, धनात्मक, और वोल्टता कैसी आ रही है, इसमें ऋणात्मक। तो देखिए धारा धनात्मक वे वोल्टता ऋणात्मक, धारा धनात्मक वे वोल्टता ऋणात्मक, जिससे शक्ति
T ऋणात्मक। अतः स्रोत को ऊर्जा लौटाई जा रही है। अतः स्रोत को ऊर्जा लौटाई जा रही है, अर्थात संधारित्र निरावेशित हो रहा है। तो अपन इस प्रकार क्या देखते हैं कि विद्युत शक्ति के आधार पर संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की अपन क्या कर पा रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अब अपन ने तीनों कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, यानी शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ हो। फिर नंबर सेकंड, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर केवल L जुड़ा हुआ हो, यानी शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट जान लिए। फिर अपन ने जान लिया था जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, यानी शुद्ध धारित्य परिपथ हो। अब इनके आंक के क्वेश्चनों को अपन इस नेक्स्ट टॉपिकों को और पढ़ने के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे R और L परिपथ, यानी R और L को अगर अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। फिर उसके बाद R और C को, और फिर L C और R को, L C और R यानी तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। उसके लिए अपन धारा, परिणामी वोल्टता, कलांतर, ये इसके अलावा प्रतिबाधा, इनके व्यंजन निकालने के बाद फिर इन पर आधारित आंक की क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे अनुनादि परिपथ पढ़ने से पूर्व। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन शुरू कर रहे हैं वो है श्रेणी RL परिपथ। देखिए नेक्स्ट जो अपन शुरू कर रहे हैं टॉपिक वो है श्रेणी RL परिपथ। अगर परिपथ में अपन प्रतिरोध और प्रेरकत्व को अगर जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो इसके लिए अपन को गणनाएं करनी है। क्या क्या, कैसे कैसे, देखिए ये मैंने मान लिया ये कोई प्रतिरोध R है, इसके साथ ये कोई कुंडली लगा दी है जिसका प्रेरकत्व क्या है, L है, और इस श्रेणी क्रम संयोजन का संबंध एक प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से कर दिया है जो कि जावक्री है। इस प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत की वोल्टता V = V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान रहे, नंबर 1 अपन ने जो कैलकुलेशन की है वो है शुद्ध प्रतिरोध, नंबर 2 फिर आपने लिया था शुद्ध L, नंबर 3 जब क्या था, शुद्ध C था। चलो इसे नंबर 4 नाम देते हैं अपन, ये लो। अब देखिए इससे जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों पर मैंने किसी क्षण पर वोल्टता मैंने क्या मान ली, शिखर वोल्टता। देखो ध्यान रहे, शिखर वोल्टता या अधिकतम वोल्टता को अपन V नोट से शो कर रहे हैं, तो R के सिरे पर जो वोल्टता होगी उसे अपन लिखेंगे V नोट L, और L के सिरे पर होगी वो होगी V नोट L, और किसी क्षण की बात करें तो वो हो जाएंगी V, VR,
VL और इस तरह से अपन ले लेंगे C के लिए VC। और अगर शिखर की बात करें तो ये आएगी V नोट R। इसी तरह से L के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये है V नोट L, ये अपन ने ले लिया है। तो देखिए अब इसके लिए अपन लिख दें माना RL श्रेणी क्रम संयोजन को किसी ज्यावक्रीय, माना RL श्रेणी क्रम संयोजन को किसी ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं जिसकी वोल्टता V वे शिखर वोल्टता V नोट है। माना RL श्रेणी क्रम संयोजन को किसी ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं जिसकी वोल्टता V वे शिखर वोल्टता V है। तो प्रतिरोध R वे प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य वोल्टता क्रमशः VR वे VL हो एवं इनके संगत शिखर वोल्टताएं क्रमशः V नोट R वे V नोट L हो तो इनके सदिश निरूपण से। देखो भाई ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा और विभव दोनों अदिश राशि हैं, परंतु अपन का सदिश निरूपण कर रहे हैं गणितीय संक्रियाओं के लिए। एक बात, ये जो विश्लेषण अपन प्रतिरोध ये जो परिपथों कर रहे हैं ये कई प्रकार से किया जा सकता है। त्रिकोणमितीय रूप से भी है, सम्मिश्र संख्याओं के आधार पर भी ये विश्लेषण किया जा सकता है, फेजर आरेख से भी किया जा सकता है। लेकिन अपनी बुक में जो प्रोसीजर जिस स्टेप पे दिया गया है अपन उसी को इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगर मैं सदिश निरूपण करता हूं तो वो किस प्रकार से आएगा वो मैं इस जगह शो कर रहा हूं। देखिए मैं अगर इस तरह से बनाता हूं x और ये y एक्सिस, तो आप गौर कीजिएगा अगर मैं x एक्सिस के अंदर अगर मैं धारा लेता हूं, मान लिया कि x एक्सिस में सबसे पहले मैं परिणामी वोल्टता को शो करूंगा। देखो सबसे पहला तरीका है परिणामी वोल्टता जिसका शिखर मान क्या है, V नोट है। परिणामी वोल्टता क्या है, V नोट है। अब आपको पता है परिणामी वोल्टता V नोट अगर मैंने यहां लिए है तो अब आपको ये तो पता है ही है कि अगर मैं R के सिरे पर वोल्टता की अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हो कि प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होगी V नोट R, वो और धारा एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि जब परिपथ के अंदर केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टता एक ही कला में होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मान लिया कि इस एक्स पर अगर ये V नोट R है तो प्रवाहित धारा का शिखर मान I नोट भी इधर ही होगा। यानी कि ये तो है प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता V नोट R और ये है धारा का शिखर मान I नोट, यानी कि धारा भी इसी दिशा में होगी जिस दिशा के अंदर क्या होगा, V नोट R होगा। यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर शून्य होगा, यानी कि दोनों की कला क्या होगी, समान होगी। चीज अपन प्रूफ कर चुके हैं। और जब परिपथ में केवल L होता है तो आपको ध्यान हो
वोल्टता धारा से π/2 कला कोण आगे होती है, या इसे यो कह सकते हैं धारा π/2 कला कोण क्या होती है, पीछे। यानी कि अगर ये ऐसे है तो इसके लिए इस दिशा में होगा, ये हो जाएगा V0L, इसकी डायरेक्शन ये है। और इन दोनों का V0R और V0L का परिणामी क्या है, V0 है। वापिस देखो, अगर आपने V0 नहीं बनाया है पहले तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे आप इसको छुपाएं, इस एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया है, V0R है, और जो V0R जिस एक्सिस पर होगा उसी पर क्या होगी, धारा होगी। V0R यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर शिखर वोल्टता और उसमें प्रवाहित धारा का शिखर मान दोनों क्या होंगे, एक ही कला में होंगे। लेकिन V0L इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका परिणामी क्या हो गया, ये V0 हो गया। भाई ये V0 ही तो हो गया, यानी कि आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये लीजिए। आप इसे इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। या आपने अगर यहां आप इसे V0L के रूप में लिखते हैं तो अब देखिए यहां अपन क्या देख रहे हैं, परिणामी वोल्टता V0 है, यहां V0R है और यहां V0L है, जिनका परिणामी V0 अपने पास आ रहा है। यहां धारा है और परिणामी वोल्टता V0 के मध्य कलांतर क्या है, फाई है। अब आप इसमें एक चीज गौर करने की है कि यहां क्या देख रहे हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि परिणामी जो वोल्टता है V, उस वोल्टता का शिखरमान धारा के शिखर मान से फाई कोण क्या चल रहा है, आगे है। फाई कोण क्या है, आगे है। यहां देखो फाई कोण आगे चल रहा है, यानी कि यो कह सकते हैं धारा फाई कोण क्या है, पीछे। अर्थात फाई कोण का डिफरेंस आ रहा है। फाई कितना होता है ये दिए गए आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब यहां अपने पास ये फाई आ गया है, ये आ गया। अब एक चीज देखिए आप, अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं क्या पाऊंगा, यहां पर फाई कलांतर है भाई V0 और I0 के मध्य, V0 और I0 के मध्य क्या है, कलांतर है फाई। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो आप देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि V0R का स्क्वायर। तो ये बनता है पाइथागोरस थ्योरम से V0 इज इक्वल टू रूट ऑफ V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर, ये अपने पास आता है। चलो इसे अपन लिख लेंगे। अब देखिए इससे जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है उसे अपन नोट करें। तो देखिए स्पष्ट है कि, चलो पहले अपन मान निकाल लेते हैं फिर इसको स्पष्ट कर लेंगे। अब अगर अपन देखें तो ये त्रिभुज है मेरे पास, या पाइथागोरस प्रमेय से भी अपन देख सकते हैं इसको। अगर ट्रायंगल को नाम देना चाहें OTM कह दो आप, चाहो तो ट्रायंगल को। अगर ट्रायंगल को OTM कहते हैं तो भी माना जाएगा। अगर अपन देखें तो देखो यहां से लिख देते हैं चित्र से, V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर। किससे आया है ये, पाइथागोरस प्रमेय से, या सदिश के नियम से भी यही बनता है। या आप इसे यूं कह सकते हैं V0 इज इक्वल टू रूट ऑफ V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर। ये लीजिए एक इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, जो कि एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपने लिए, क्वेश्चन हल करने में बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी। अब एक चीज देखिए, अगर इसमें धारा I फ्लो हो रही है, अगर I धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है तो अपन ये तो जानते ही हैं किस तरह से कि जो धारा का शिखर मान होगा उसका मान अपने लिए इसमें से ज्ञात करना आसान है। तो धारा का मान भी अपन इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अपन क्या जानते हैं, चूंकि V0R का मतलब है I0R, क्योंकि वोल्टता इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध, एंड V0L इसका मतलब क्या है, I0XL, क्योंकि L के लिए अवरोध क्या होता है, XL होता है। इसलिए तो देखिए V0 की अगर आप वैल्यू देखते हैं
वे V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वही धारा इनटू, गौर कीजिए जब परिपथ के अंदर LC यानी कि RC LC या तीनों होते हैं, तब तीनों के कारण, दोनों के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को कहा जाता है प्रतिबाधा। मैं फिर से कह दूं, जब परिपथ में R और L हो तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उस अवरोध को सम्मिलित रूप से अपन बोलते हैं प्रतिबाधा Z। इसी तरह से जब परिपथ के अंदर R और C हो, अब जो अवरोध होगा वो भी क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा कहलाएगा। और अगर परिपथ में R, L और C तीनों हो, अब जो धारा के मार्ग में अवरोध होगा ये भी कहलाएगा प्रतिबाधा। और इसे अपन Z से दर्शाते हैं तो ये बन गया है Z। अब देखिएगा यहां कौन क्या क्या है। यहां इस इक्वेशन में अपन देखते हैं R तो प्रतिरोध है, L प्रेरक है, तो देखो XL तो है प्रेरणिक प्रतिघात, XL यहां पर क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात, और Z ये है प्रतिबाधा यानी कि सम्मिलित अवरोध। सम्मिलित अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। अगर Z प्रतिबाधा है तो अब देखिएगा V नोट की वैल्यू में क्या रख रहा हूं यहां पर, I नोट Z, क्योंकि धारा इंटू सम्मिलित अवरोध ही क्या कहलाएगा, प्रभावी प्रतिरोध या परिणामी विभव, सॉरी परिणामी विभव है, या परिणामी विभव का शिखर मान कह सकते हैं। परिणामी वोल्टता है तो परिणामी वोल्टता क्या होगा, धारा इंटू परिणामी अवरोध। तो परिणामी अवरोध अपने पास क्या है, दोनों का Z। क्या कहा मैंने भाई, परिणामी वोल्टता से तात्पर्य क्या है, परिणामी वोल्टता का मतलब है धारा इंटू, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सबके लिए समान होगी, धारा इंटू परिणामी अवरोध। तो RL जो परिपथ है उसमें परिणामी अवरोध क्या है, Z, जिसे अपन दर्शा रहे हैं Z यानी कि प्रतिबाधा है जिसे अपन Z के द्वारा दर्शा रहे हैं। फिर प्रतिरोध का हो गया और XL का अपन ने पहले लिख ही रखा था, तो इसलिए I नोट Z इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ V नोट, इसका मतलब I नोट का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस I नोट का स्क्वायर XL का स्क्वायर। यहां फिर आप आगे स्टेप देखिएगा, यहां I नोट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये I नोट रह जाएगा, यानी कि रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। I नोट से I नोट को आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये अपने पास यहाँ पर प्रतिबाधा का व्यंजक आ गया है। जब परिपथ में R के साथ क्या जुड़ा हो, L जुड़ा हो, तब अपने पास प्रतिबाधा का व्यंजक आ गया है। इसी से अपन कलांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसी से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, कलांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो भाई, इसी से आप कलांतर भी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसी चित्र से देख रहे हैं अपन। अगर मैं कलांतर फाई के लिए मान देखूं तो देखिए tan फाई लंब बटे आधार, लंब क्या होगा, ये वाली साइड होगी, और ये वाली साइड क्या है, V नोट L है, ये लीजिए, और आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो V नोट R आ गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करते जाइए आप, तो देखिए V नोट L का मतलब तो क्या होगा, I नोट XL, और ये होगा I नोट R। I नोट से I नोट को कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा XL अपॉन में R, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ XL अपॉन में R। ये लो, आपके पास कलांतर का भी वैल्यू आ गया है, यानी आपने इस एक डायग्राम से परिणामी विभव के लिए व्यंजक निकाल लिया है, प्रतिबाधा के लिए निकाल लिया है, और कलांतर भी अपन ने ज्ञात कर लिया है।
और चित्र से एक चीज और स्पष्ट हो रही है। क्या स्पष्ट हो रही, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि वोल्ट का धारा से फाई कोण क्या है, आगे है। अब ये फाई कितना है पता नहीं, फाई कोण क्या है, आगे है। ये कह सकते हैं धारा वोल्टा से फाई कोण क्या है, पीछे है। अगर मैं इसमें धारा की वैल्यू देखना चाहूं तो देखिए आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी नॉट अपॉन में जेड। बिल्कुल यही बनेगी इक्वेशन, इसी इक्वेशन से बना लो आप चाहो तो, जहां अपन लिखा है वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। लेकिन अपन जो चित्र से जो डिस्कस आ रहा है उसको अपन देखेंगे। देखो चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि परिणामी वोल्टता धारा से फाई कोण आगे है। चित्र से स्पष्ट है कि परिणामी वोल्टता धारा से फाई कोण क्या है, आगे है। बिल्कुल दिख रहा है आगे है। तो यूं भी कह सकते हैं, अर्थात धारा परिणामी वोल्टता से फाई कोण पीछे है। अर्थात धारा परिणामी वोल्टता से क्या है, फाई कोण पीछे है। इसलिए धारा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, समीकरण नंबर 4 होगी। यानी धारा की समीकरण इस प्रकार से लिखी जाएगी, क्योंकि परिणामी वोल्टता से धारा कितनी है, फाई कोण पीछे है। यहां अपन ने ये चीज निकाल ली है। अब अगर अपन इसमें कुछ एक्स्ट्रा और चीजें अपन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन प्रतिबाधा त्रिभुज बनाए, इसका प्रतिबाधा त्रिभुज है, उससे भी यही परिणाम प्राप्त होंगे जो अपने पास इसमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए उसको और बना लेते हैं। फिर अपन इसके अंदर फेजर आरेख भी खींचेंगे इसका। तो देखिए फेजर आरेख भी खींचते, देखिए जब तक आप इसे नोट कीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। देखें अगर मैं इसका प्रतिबाधा निरूपण करता हूं या प्रतिबाधा त्रिभुज बनाता हूं तो देखिए कैसे बनेगा। प्रतिबाधा त्रिभुज देखिएगा, अगर अपन यो ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, अगर मैंने प्रतिरोध को लिया है तो आपको पता है वाई एक्सिस पर कौन आएगा, एक्सएल आएगा। एक्स एक्सिस पर अगर मैंने प्रतिरोध को लिया है तो वाई एक्सिस पर कौन आएगा, प्रतिघात एक्सएल आएगा। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो परिणामी है वो ये आएगा जेड। अब देखिएगा ऐसे, ये इस डायरेक्शन में है, ये वही इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं अपन, जेड की वैल्यू भी उसी बिल्कुल सेम वही परिणाम जो अपन यहाँ निकाल चुके हैं, वही परिणाम यहाँ पर भी इससे भी आ जाएंगे। कलांतर फाई है, यानी कि जेड की जो कला है आर के साथ कितनी है, फाई है। यानी जेड आर से फाई कोण क्या है, आगे है। ये चीज इससे भी अपने पास क्या हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि जेड इससे कितना है, फाई कोण आगे है। अगर ये एक्सएल है साइड, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, एक्सएल होगी। तो आप इसमें देखो, इससे भी आप निकाल सकते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज ये है। इससे अगर अपन जेड की वैल्यू देखना चाहें तो वही वैल्यू आएगी। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा, कर्ण इज इक्वल टू यानी कि जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अर्थात एक्सएल का स्क्वायर। तो देखिए जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये लो
वही सेम इक्वेशन आ गई है जो इक्वेशन नंबर 2 है। इससे आप कलांतर का मान भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो सेम उसी प्रोसीजर से, tan phi इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब क्या है xl, आधार क्या है r। देखिए वही इक्वेशन आ गई नहीं आ गई, tan phi इज इक्वल टू xl अपॉन में r, या phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xl अपॉन में r, वही सेम आ गया है अपने पास। अब अपन इसमें खींच लेते हैं, फेजर निरूपण कर लेते हैं या फेजर आरेख खींचते हैं इसका। देखिएगा फेजर आरेख, ये इसका एक महत्वपूर्ण भाग है कि फेजर आरेख होता क्या है। देखो फेजर आरेख मैंने आपको कई बार बता दिया है, जब अपन ने सिंगल सर्किट लिए थे तब अपन ने फेजर आरेख निकाले थे। याद होंगे आपको, जब अपन ने सिंगल परिपथ लिए थे तब अपन ने फेजर आरेख निकाल लिए थे कि जब परिपथ में केवल C था तो उसके लिए फेजर आरेख क्या बना था, और जब परिपथ में केवल L था तो क्या बना था, और जब परिपथ में केवल R था तब फेजर आरेख क्या बना था। अब अपन देख रहे हैं जब परिपथ में R और L है तो फेजर आरेख क्या और कैसे बनेगा। तो देखो फेजर आरेख के लिए क्या चीज ध्यान रखने की है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स वाई एक्सिस बनाइए। मैं पहले बता दूं, एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 1 नंबर का कि भाई आर एल परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचिए, आरसी परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचिए, या एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचिए। तो केवल फेजर आरेख पूछ लेना भी पर्याप्त है क्योंकि सारी जानकारी अपने पास उसमें आ जाती है। तो देखिए कैसे खींचेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे, ये लो एक्स वाई एक्सिस लेंगे, सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस बनाइए, एक्स और ये वाई, ये मूल बिंदु होगा। ये बनाने के बाद अब इसके पश्चात परिणामी जो वोल्टता है अपने पास उसको दर्शाइए। देखिए ये आपने दर्शा दी है परिणामी वोल्टता का शिखर मान। ध्यान रहे फेजर आरेख में अपन शिखर मान के साथ ही संबंध देखते हैं, यानी शिखर वोल्टता शिखर धारा इनका संबंध कलाओं के साथ देखते हैं। तो यहाँ ये परिणामी वोल्टता क्या है, मेरे पास V नोट है जो कि स्रोत की है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं V नोट है और V नोट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि इसके लिए एक्स एक्सिस से एंगल क्या लेंगे अपन, ओमेगा टी। तो पहले आप इसका एंगल बना दीजिए, ये लीजिए इसका ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है, ये तो आपने बना दिया। फिर एक चीज फिर अपन गौर करें, अब अपन बात करें धारा की। आपको पता है कि जब परिपथ के अंदर अभी अभी अपन ने सिद्ध किया है कि आर एल जो श्रेणीक्रम परिपथ था, आर एल श्रेणीक्रम परिपथ के अंदर जो फाई है यानी जो कलांतर है वो किस तरह का था, उसमें अपन ने देखा था कि जो धारा है वो वोल्टता से फाई कोण क्या थी, पीछे थी। धारा वोल्टता से फाई कोण क्या है, पीछे है, यानी कि धारा वाली धारा का रिप्रेजेंटेशन वाला इक्वेशन लाइन ये बनेगी अपने पास, और ये इनके बीच का जो एंगल है परिणामी वोल्टता, और ये आपको किसको शो कर रही है, ये धारा को शो कर रही है। ये लो यहां आपने लिख दिया है इसको आई नॉट, ये लो आई नॉट, ये धारा का शिखर मान है। इससे परिणामी वोल्टता और ये धारा इसके मध्य ये जो एंगल है ये एंगल है फाई, ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान रहे ओमेगा टी तो यहां से यहां के बीच में है, ये तो एंगल है यहां से और यहां के बीच में, और यहां क्या है, ये फाई है, क्योंकि फाई कोण धारा क्या है, पीछे। और आपको ये तो भली भांति पता है कि जिस एक्सिस जब परिपथ में प्रतिरोध होता है तो उसके लिए वोल्टता और धारा एक ही कला में होते हैं, यानी कि यहां पर V नोट R होगा, ये जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, V नोट R होगा।
फिर अपन बात करें वी नोट एल की, तो ध्यान रहे भैया वी नोट एल, वी नोट एल क्या होगा, पाई बाई टू आगे होगा, किससे, धारा से, ये ध्यान रखना, धारा से पाई बाई टू क्या लेंगे अपन, उसे आगे लेंगे, क्योंकि धारा से पाई बाई टू कोण एक्स्ट्रा चलता है, वो तो धारा से कितना होगा, पाई बाई टू कोण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी प्लस में रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब प्रज्वलित धारा परिपथ में केवल एल जुड़ा होता है तो वोल्टता धारा से पाई बाई टू कोण क्या होती है, आगे होती है, वोल्टता आगे होती है मतलब धारा पीछे होती है, अर्थात वीएल को आप यहां लेंगे, ये लीजिए, ये आ गया है वी नॉट एल, लेकिन ये आगे तो है, लेकिन धारा के साथ कितने डिग्री कोण से है, 90 डिग्री, तो देखो ये धारा के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा इसका, पाई बाई टू बनेगा भाई, ये एंगल कितना लिखोगे, पाई बाई टू, यहां से यहां तक, यानी धारा के साथ पाई बाई टू कोण के ऊपर ये होगा। अब इसका परिणामी क्या है, तो देखिए भैया इसका परिणामी आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे यू, और ये देखो वी नोट एल और वी नोट आर, इन दोनों का परिणामी क्या बन गया, वी नोट, फिर से देख सकते हैं आप, शायद तो वापस से बना के बता दूं मैं इसे, ये लो वी नोट एल, यहां तो ये वी नोट एल और वी नोट आर, इन दोनों का परिणामी क्या है, वी नोट, ये अपने पास इसका क्या हो गया, फेजर आरेख भी अपने पास बन गया। ये आपको बनाने में थोड़ी सावधान रखनी है और अच्छे से बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ किस किस स्टेप में बनाना है वो मैंने सारी स्टेप्स आपको इसके अंदर बता दी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो डेरिवेशन बच रही है, नंबर 4 अपन ने पूरी कर ली है, जब परिपथ में केवल कौन जुड़ा हुआ था, एल, जब परिपथ में सी था केवल, जब परिपथ में केवल आर था, उसके बाद आर और एल अपन ले लिया। अब अपन बात करेंगे जब परिपथ में आर और सी किस क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी नंबर 5। अगर आपके ये क्लियर हो गई है डेरिवेशन, तो आपके आगे की भी डेरिवेशन है आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से है सारी डेरिवेशन, सभी का इनका सबका प्रोसेस ठीक यही है। कभी अगर मैं कहीं किसी डेरिवेशन में लैंग्वेज नहीं लिख रहा तो आप लिख लिया करें, एक्सप्लेन तो अपन पूरा कर ही रहे हैं उसे। नंबर 4 के बाद नंबर 5, अब अपन लेंगे श्रेणी आरसी परिपथ, श्रेणी आरसी परिपथ, यानी कि जब परिपथ के अंदर आर और सी किस में लगे हों, श्रेणी क्रम के अंदर लगे हों। तो देखें ये प्रतिरोध R है, इसके श्रेणी क्रम के अंदर ये आपने लगाया हुआ है संधारित्र C, इसका संबंध किसी प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से कर दिया गया है। इसका संबंध किसी प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से अपन ने क्या है, कर दिया है। इसकी अगर वोल्टता की बात करें तो वो है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। इससे इनमें धारा प्रवाहित होगी, तो इस प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता का शिखर मान तो है V नॉट R मान लिया मैंने, और इसके लिए जो वोल्टता का मान ले रहा हूं वो है V नॉट C, ये लो V नॉट C, और इसके लिए क्या है, V नॉट R है। अब अगर अपन मैं इसका सदिश निरूपण करूं, देखो लैंग्वेज आप खुद लिख ले, मैं बोल दूं, माना प्रतिरोध R व संधारित्र C को श्रेणी क्रम में संयोजित करके इस संयोजन का संबंध एक जावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से कर दिया, जिसकी वोल्टता क्या है, V है। इसके कारण
आर व सी के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः शिखर मान क्रमशः वी नोट आर व वी नोट सी है। क्लियर ये चीज। अब देखो जब परिपथ में केवल सी जुड़ा होता है तो उसमें कंडीशन में अपन ने क्या देखा था कि वोल्टता पाई बाई कोण क्या थी, पीछे थी, यानी ये कह सकते हैं धारा पाई बाई 2 कोण क्या थी, आगे थी। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए मैं इनका सदिश प्रदर्शन कर रहा हूं भाई, सदिश निरूपण कर रहा हूं इनका। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं एक चीज, जब परिपथ में केवल R संयोजित होता है, केवल R संयोजित होता है तो धारा व वोल्टता एक ही कला में होते हैं, परंतु जब परिपथ में केवल संधारित्र संयोजित होता है तो धारा पाई बाई 2 कोण क्या रहती है, पीछे। ये कह सकते हैं सॉरी धारा पाई बाई 2 कोण क्या रहती है, आगे। यानी कह सकते हैं वोल्टता क्या रहती है, पीछे। जब परिपथ में केवल संधारित्र संयोजित होता है तो धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला कोण आगे रहती है। यही कह सकते हैं तो वोल्टता धारा से पाई बाई 2 कला कोण पीछे होता है। इसलिए सदिश निरूपण इनका अगर अपन करते हैं तो देखिए कैसा होगा। मैं यहाँ स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसे इधर बना रहा हूं। भाई इधर जगह कम रहेगी इसको बनाने के लिए, इसलिए मैं इसको इधर बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ कैसे अपन निरूपण करेंगे। अगर मैं x, ये y ऋणात्मक दिशा के अंदर है, अब मैं इसमें क्या देख रहा हूं, अगर धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है, यानी कि शिखर मान ले रहा हूं मैं, I नोट धारा इधर है, तो निश्चित रूप से V I नोट R भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये लो V नोट R की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये हो गया। फिर मैं बात कर रहा हूं V नोट C की, तो V नोट C के अंदर मैं क्या देखता हूं कि वोल्टता धारा से, धारा इस डायरेक्शन में है तो पाई बाई 2 क्या है, पीछे। पाई बाई 2 आगे होती तो अपन ये लेते, लेकिन अब क्या है, पाई बाई 2 पीछे है, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा V नोट C, ये लीजिए। अब दोनों परस्पर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, तो इनका जो परिणामी है, परिणामी विभव वो हो गया V नोट, ये लीजिए। परिणामी विभव क्या बन गया है, V नोट। ये अपने पास परिणामी विभव क्या बना दिया अपन ने, V नोट। अब देखें एक साथ साथ इसमें एक चीज, धारा और परिणामी विभव जो V नोट है, इसके मध्य ये कोण क्या है, फाई है। धारा I नोट और परिणामी विभव V नोट के मध्य का कोण क्या है, फाई है। तो यहां अपने आप स्पष्ट हो गया कि धारा परिणामी विभव से फाई कोण क्या है, आगे है। यही कह सकते हैं ये परिणामी जो वोल्टता है वो फाई कोण क्या है, पीछे है। ये चीज तो स्पष्ट हो गई। तो देखें ये लाइन अपन पहले ले देते हैं, सदिश निरूपण कर लिया, फिर देखें ये ले देते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आरसी श्रेणी क्रम
परिपथ है, श्रेणीक्रम परिपथ में धारा परिणामी वोल्टता से फाई कोण आगे होती है। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट अपन ने निकाल लिया। अब इससे देखो, अगर मैं परिणामी वोल्टता V नोट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, या सदिशों के संयोजन के नियम से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या आएगा देखें आप, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि आप इधर निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, अगर यहां इस तरह से शो नहीं कर पा रहे हैं तो देखो अपन इस प्रकार कर सकते हैं, V नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू V नोट R का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण क्या है इसमें V नोट ही तो है, प्लस V नोट C का स्क्वायर, या अब आप इसे कह सकते हैं V नोट इज इक्वल टू रूट ऑफ V नोट R का स्क्वायर प्लस V नोट C का स्क्वायर। ये लो, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। यानी कि यहां अब आप चाहो तो लिख सकते हो कि V नोट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ V नोट R का स्क्वायर प्लस V नोट C का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये समीकरण नंबर 1 आ गई है तो फिर वही तरीका अपन क्या जानते हैं, देखिए यहां पर V नोट जो होगा, V नोट का मतलब क्या है, परिणामी वोल्टता, और अगर ये परिणामी वोल्टता है तो परिणामी वोल्टता क्या होगी भैया, धारा इनटू परिणामी अवरोध, और आप जानते हो दोनों के कारण जो परिणामी अवरोध होगा R और C के कारण, उसे अपन कहेंगे प्रतिबाधा Z। तो ये हो गया I नोट Z, जिसको अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जहां Z इज इक्वल टू क्या है, प्रतिबाधा है। फिर देखिए V नोट R, इसका मान क्या होगा, I नोट R, और V नोट C की अगर बात करें तो ये होगा I नोट XC, क्योंकि C के कारण अवरोध क्या होता है, धारितीय प्रतिघात होता है। इसलिए अब इक्वेशन देखो, V नोट की जगह लिखूंगा मैं I नोट Z इज इक्वल टू रूट ऑफ I नोट स्क्वायर R स्क्वायर, भाई इसका मान रख रहे हैं, फिर आप इसका मान रख दीजिए I नोट स्क्वायर XC का स्क्वायर, I नोट स्क्वायर कॉमन लीजिए, I नोट से I नोट कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ये लो, ये प्रतिबाधा का भी मेरे पास क्या आ गया है, मान आ गया है। यहां इस तरह से मेरे पास प्रतिबाधा, मैं इससे कलांतर का मान भी ज्ञात कर सकता हूं। देखिएगा अगर मैं इससे कलांतर का मान ज्ञात करना चाहूं तो वो मान मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, अगर मैं इसमें कलांतर ज्ञात करना चाहूं तो देखिए कलांतर के लिए मैं इसमें वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी, tan फाई की। तो tan फाई क्या है, लंब बटे आधार, लंब क्या है ये वाली साइड, ये वाली साइड मतलब V नोट C, V नोट C, फिर आधार क्या है V नोट R, ये लो निकालते जाओ वैल्यू, I नोट XC, I नोट R, I नोट से I नोट कैंसिल, तो ये हो गया है XC अपॉन में R। तो आप क्या कह सकते हो कि tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन में R। इक्वेशन नंबर आ गई 3rd। या यो भी कह सकते हो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC अपॉन में R। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC अपॉन में R। इक्वेशन नंबर 4, ये लो, ये मान भी निकाल लिया, और ये अपन ने प्रूफ कर ही लिया कि धारा फाई कोण क्या है, परिणामी वोल्टता से आगे। अब देखो
अगर मैं प्रतिबाधा त्रिभुज बनाऊं इसका तो वो क्या बनेगा, प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज अगर मैं बनाता हूं, ये x ये y एक्सिस के लिए अपन क्या देख रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर तो कौन आएगा भैया, प्रतिरोध R आएगा, और y एक्सिस के लिए कौन है, xc। अब xc और R का परिणामी जो होगा वो क्या होगी, प्रतिबाधा Z होगी। यानी कि यहां पर भी एक चीज और क्लियर हो गई कि जो Z यानी कि परिणामी जो अवरोध है जिसे अपन प्रतिबाधा कह रहे हैं, प्रतिबाधा और R के मध्य कालांतर कितना होगा, फाई का होगा। ये लीजिए आप इससे परिणामी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। अब आप इससे Z की वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं, वही परिणाम आएगा जो अपने पास समीकरण 2 के रूप में आ रहा है। देखें आप, अगर मैं यहाँ Z की वैल्यू अगर देखता हूं निकाल के, तो वही तरीका कर्ण का स्क्वायर यानी कि Z का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब Z का स्क्वायर, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये जो साइड होगी वही साइड क्या होगी, ये होगी। तो देखिए Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये लो वही समीकरण आ गई जो वहां निकली। कलांतर भी इससे ज्ञात किया जा सकता है, देखिए कैसे, tan phi इज इक्वल टू, tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। tan का मतलब लंब, लंब तो ये वाली साइड, और ये वाली साइड कितनी है भैया, XC, और आधार कितना है, R। ये लो वही सेम इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो प्रतिबाधा त्रिभुज से भी अपन इन मानों को ज्ञात कर सकते हैं, और जो सदिश निरूपण किया उससे भी अपन इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज अपन ने देख ली कि धारा पाई बाय धारा फाई कोण क्या है, आगे है, यानी कि अगर फाई कोण आगे है वोल्टा से, तो इसके लिए धारा की समीकरण क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि फाई कोण आगे है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट अपने पास इस टॉपिक में बच रहा है वो है फेजर आरेख। फेजर आरेख, उससे पहले देखो, चूंकि आरसी परिपथ में धारा परिणामी वोल्टता से फाई कोण आगे होती है, या यूं कह सकते हैं कि परिणामी वोल्टता फाई कोण क्या होती है, पीछे होती, आगे होती है। इसलिए धारा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। ये भी आप समीकरण नंबर देना चाहें तो इसे समीकरण नंबर भी दे सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें लास्ट कंटेंट्स इसका, वो है फेजर आरेख, जो कि इंपॉर्टेंट है पार्ट इसका। देखो पहले ये डेरिवेशन ताक्षणिक मानों के लिए क्या करते थे, अब इसी डेरिवेशन को बुक्स में अपने दे रखा है शिखर मानों के लिए, तो इसलिए अपन भी इस डेरिवेशन को अब शिखर मानों के लिए करते हैं। तो अब देखिएगा फेजर आरेख बनाते हैं इसका, फेजर आरेख। फेजर आरेख का वही तरीका, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई लेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस बनाइए, एक्स और ये वाई। फिर उसके बाद परिणामी वोल्टता को शो कीजिए। किसको शो करेंगे अपन, परिणामी वोल्टता को। परिणामी वोल्टता को अगर अपन शो करते हैं तो देखिए, ये परिणामी वोल्टता क्या है, V नॉट है।
अब आप इसका एंगल बनाइए, एक्स एक्सिस के साथ कितना है, ओमेगा टी है। ये एंगल अपने पास कितना है, ओमेगा टी है। अब ध्यान दें, यहां अपने पास एक चीज है, धारा फाई कोण इससे क्या है, आगे है। धारा इससे क्या है, फाई कोण आगे है। अब परिणामी वोल्टा से, तो देखिए फिर अपन धारा वाला स्टेप लेंगे। आगे है, पीछे होती तो अपन यहां बनाते, जैसे पिछले वाले केस में किया था अपन ने, लेकिन यहां फाई कोण धारा क्या है, आगे है। तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। धारा इससे ये फाई कोण क्या है, आगे ले लिया। ये लो, अगर ये धारा फाई कोण से यूं चल रही है, तो धारा फाई कोण किसके साथ है भाई, एंगल इसके साथ है। यानी जो परिणामी वोल्टा है और जो धारा है, इनके बीच का एंगल क्या है, फाई है। ये एंगल अपने फाई ले लिया। और जिस और धारा होती है, जो कला धारा की होती है, वही कला क्या होती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की होती है। यानी कि वी नोट आर ये होगा। फिर अपन बात करें वीसी की, तो आपको पता है वीसी धारा से क्या होगा, पाई/2 कोण पीछे होगा, क्योंकि धारा आगे है। वीसी अगर पाई/2 कोण पीछे है, तो वो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, वी नोट सी। तो अब देखिएगा आप, अब अगर अपन परिणामी देखें, तो वी नोट आर ये अपने पास हो गया है वी नोट सी। वी नोट सी और वी नोट आर का परिणामी मेरे पास ये क्या आ गया है, वी नोट आ गया है। ये अपने पास फेजर आरेख बन गया है, जिसमें ध्यान रहे ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल फाई है, और ये भी अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये वीसी धारा के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, पाई/2 का होगा। ये एंगल कितना बनाया जाएगा, पाई/2 का ये एंगल होगा। तो यहां अपने पास अपन ने इसका फेजर निरूपण कर लिया है, फेजर निरूपण भी हो गया है, सारी स्टेप्स अपन देख ली है। और यहां अपने पास ये जो चौथा वाला पॉइंट था, चौथा क्या पांचवा पॉइंट था, आर और सी का, ये अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे छठा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ, जिसको अपन इसके बाद अब स्टडी करेंगे। ध्यान रहे, इन दोनों को, दोनों तीनों को अपन निकाल सकते हैं एलसीआर परिपथ। अगर आपको एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ पता है, तो इसमें जो नहीं दे रखा उसे आप 0 कर दीजिए, सारे मान आ जाएंगे। आर और सी का भी आ जाएगा, आर और एल वाला मान भी आ जाएगा उससे। यहां अपन ने फेजर आरेख बना लिया है, ये पाई/2 एंगल है, ये ओमेगा टी है, ये फाई है। ये अब आपको ध्यान रखने की चीजें थी। अगर ये आपके फेजर आरेख आपका क्लियर हो गया है, तो एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाना अपने लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। बिल्कुल।